Hello student, my name is Manish and you are watching the YouTube channel Amaze Learning. Okay, I think this is sixth lecture of Center of Mass and Conservation of Linear Momentum और आज हम लोग सीखने वाले हैं एक यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड अगर हेमीस्फेयर है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा ये कैलकुलेट करना सीख। तो आ जाओ हम जल्दी से इसे हम देखते हैं। ये हमने एक्सिस लिया, सपोज करो इसका जो रेडियस है हेमीस्फेयर का ये r है। ठीक, अब इसे हेमीस्फेयर का हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सोचो ये हेमीस्फेयर बना कैसे होगा। अगर इस हेमीस्फेयर को अगर छोटे छोटे पीसेज में कट करो, जैसे यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ एक हेमीस्फेयर इस तरीके से, सपोज करो ये हेमीस्फेयर, इसको अगर आप छोटे छोटे पीसेज में कट करो इस तरह, तो आपको मिलेगा छोटा छोटा हेमीस्फेयर, सॉरी छोटे छोटे रिंग मिलेगा। ये ऐसे कट गया होगा यहाँ से और ये यहाँ से ऐसे दिख रहा होगा, ये रिंग होगा। यानी ये छोटे छोटे एक रिंग, इसके नीचे एक थोड़ा सा बड़ा रिंग, इसके नीचे और बड़ा रिंग, इसके नीचे और बड़ा रिंग, ऐसे छोटे छोटे रिंग को ही मिला करके ये अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ऐसा दिखेगा। जैसे एक फुटबॉल है, उसको बीच से कट करो तो हाफ फुटबॉल जो दिखेगा वो हेमीस्फेयर होगा। अब उस हाफ फुटबॉल को भी छोटे छोटे पीस में कट करो तो आपको रिंग दिखाई दे, जिसका रेडियस वेरी कर रहा है, छोटा रिंग उसके नीचे और बड़ा रिंग और बड़ा रिंग, ऐसे अगर छोटे छोटे रिंग को एक दूसरे के ऊपर रखते जाओ तो वो हेमीस्फेयर बन जाएगा। क्लियर है? तो इसी हेमीस्फेयर का हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो ये हेमीस्फेयर बना किससे है? छोटे छोटे रिंग से। और रिंग का सेंटर ऑफ मास हमें पता होता है कि अगर कोई रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे होता है। ठीक है, तो क्यों ना हम इस एलिमेंट, इस पे एक जो हेमीस्फेयर है उस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले और वो एलिमेंट कैसा हो? रिंग लाइक एलिमेंट। और रिंग लाइक एलिमेंट का हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे और हम फिर एक छोटे से एलिमेंट उसका मास निकालेंगे dm, और फिर ये फॉर्मूला जो है आपका YCM इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन y dm यूज करने वाले हैं। ये सिमेट्री से क्लियर है कि सेंटर ऑफ मास तो y एक्सिस पे ही लाई करना है करेगा। तो जो हमें y इंटू डी एम लेना है, डीएम हम किसका लेंगे बच्चों? वो हम रिंग लाइक एलिमेंट लेंगे, क्योंकि रिंग का सेंटर ऑफ मास हमें पहले से पता होता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रिंग कंसिडर किया। सपोज करो ये कोई रिंग, इस तरीके से रिंग लिया और ये जो रिंग है वो कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है ऐसे। यहाँ से थीटा एंगल पे एक रिंग लिया जिसका ये जो एंगल है बच्चों, ये छोटा सा एंगल वो डी थीटा है। ये जो आर्क है यहाँ पे, ये आर्क लेंथ है, ये डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये बताइए आर्क लेंथ क्या हो जाएगा? आर डी थीटा। ये पहले से भी आपको बताया जा चुका है कि ये आर डी थीटा हो जाएगा। ये कौन सा लेंथ होगा? ये छोटा सा जो थिकनेस है ये आर डी थीटा होगा ना। यहाँ से आर डिस्टेंस पे ये छोटा सा आर्क, अगर इसको जूम करके आप सोचो तो ऐसा कुछ दिख रहा होगा, देखो ऐसे और ऐसे। अगर ये एंगल डी थीटा है तो ये कितना होगा? आर डी थीटा, और यही तो इसका थिकनेस है। क्लियर है? अब ये जो रिंग है, अगर इस रिंग को आप बाहर निकाल करके सोचो तो ये रिंग कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा, और इसका कुछ थिकनेस भी है। अब ये जो रिंग है, इस रिंग का एक तरीके से हाइट भी आ गया, यही हाइट हो गया कितना? आर डी थीटा। और इसका रेडियस कितना होगा ये? तो सोचो, अगर ये रेडियस फाइंड करो यहाँ से, यही तो इसका रेडियस होगा रिंग का। ये रेडियस कैसे फाइंड करोगे? तो आपको पता है ये आर है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है। तो अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक? ये आर कॉस थीटा होगा, और ये आर कॉस थीटा तो यही तो इसका रेडियस है। जितना ये होगा उतना ही ये लेंथ भी होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेडियस आ गया आर कॉस थीटा। एक ऐसा रिंग, ये देखो रिंग का छोटा सा हाइट भी तो है,
तो रिंग सिलेंडर ही तो होता है एक तरीके से। अगर रिंग में हाइट आ जाए तो वही सिलेंडर हो जाता है। तो जो एक सिलेंडर है उसको ऊपर से चपटा कर दो, हाइट छोटा कर दो, तो ऐसा ही दिखेगा। ठीक है ना। तो आप इसको रिंग ना समझ के एक छोटा सा सिलेंडर समझ सकते हो। ठीक है। अब इस सिलेंडर का एरिया, सरफेस एरिया कितना होगा? मास तो इसके एरिया पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, कर्व सरफेस है तो आप कर्व सरफेस का, ये कर्व सरफेस का जो एरिया होता है आपको पता है सिलेंडर का क्या होता है, 2πr इंटू एच। इसके एरिया का बात करो, स्मॉल एरिया डी ए, तो आप बोलोगे 2πr, आर का मतलब रेडियस, आर कॉस थीटा, इंटू हाइट, हाइट कितना है आर डी थीटा। ये हमें मिला क्या, डी ए, इस छोटे से एलिमेंट का एरिया। और सोचो ये जो m मास है ये किस पे है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। आपको पता है कि अगर स्फेयर कंप्लीट स्फेयर होता तो स्फेयर का सरफेस एरिया यानी फुटबॉल का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। और अगर हाफ हो गया उसको बीच से कट कर दो तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा, 2πr²। और मास कहाँ पे होगा, अंदर वॉल्यूम में तो होगा नहीं, स्पेस में, जो भी होगा सरफेस पे होगा। तो आप बोल सकते हो कि 2πr² इतने एरिया में, सिंस 2πr² एरिया कंटेन्स m मास, देयरफॉर यूनिट एरिया कंटेन्स m अपॉन 2πr² मासेज। और हमें कितने में फाइंड करना है, इस एरिया में। देयरफॉर dA एरिया कंटेन्स m अपॉन 2πr² into 2π, this r and this r² 2πr² cos theta d theta, cos theta d theta. This 2πr² and 2πr² is cancel out. It means m cos theta d theta. okay, m cos theta d theta. अच्छा यहाँ पे cos theta, हाँ ठीक है, m cos theta d theta यही हमारा मास हो जाएगा dm। ये dm किसका मास हुआ, इस एलिमेंट का मास। छोटा सा रिंग लाइक एलिमेंट कंसिडर किया, इसका मास dm। अब इस dm और हमें y भी चाहिए। y क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एलिमेंट। तो ये y कितना होगा, ये हाइट, यही तो हमारा y है। इस ट्रायंगल को अगर देखो तो ये r, तो ये वाला हाइट r साइन थीटा होगा, और ये y तो ये भी r साइन थीटा ही होगा, दोनों तो सेम ही है। तो यहाँ पे बस अब लिखो y cm इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन y का वैल्यू रखो r साइन थीटा इंटू dm का वैल्यू m cos थीटा d थीटा, m cos थीटा d theta. This m and m is cancel out, so you can write y cm as r integration sin theta cos theta. How will you find integration of sin theta cos theta? Okay. To find integration of sin theta and into cos theta, just multiply this with 2 and also divide it with, okay. By doing so you can write this 2 sin theta and cos theta. ये जो 2 sin theta cos theta, इसको आप क्या लिख सकते हो, you can write it as sin 2 theta. Okay. Now problem becomes simpler. Y cm equal to, just take this 2 outside the integration, r by 2 integration sin 2 theta d theta. What is the integration of sin theta, student? As you know, integration of sin theta is minus cos theta. Okay, since here there is 2 theta, so you have to divide whole expression by 2. So just write it as r by 2 into integration of sin theta is what, cos 2 theta. Here coefficient of theta is 2, so you have to divide it by 2, minus cos 2 theta. Okay, what is the limit of theta? Theta varies from 0 degree to 90 degree. What is the maximum value of theta when you take a ring element at this position? Then and this theta become 90 degree. And when you take ring, this capital ring, this as a ring, at this position theta is 0 degree. So you can write it as 0 to
90 degree, 0 to 90 degree. So this 2 and this 2 multiplied 2r by 4 minus, just take minus outside, cos 2 theta. So when you put 90 in place of theta, this become cos 180 degree minus cos 0 degree, cos 0 degree. Or you can write it as YCM equal to minus r by 4 into cos 180 degree minus 1 and minus 1. This is minus 2. When you multiply it with minus, it become plus, that is r by 4 into 2. 2 to the 4, it means r by. So you have to remember center of mass of uniformly mass distributed hemisphere is r by. Suppose this is a hemisphere of radius r. So you can write it as center of mass lie at this point. This is center of mass. What is this distance? This is r by. ये फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से याद रखना है स्टूडेंट. So this is the derivation of center of mass of uniformly distributed hemisphere. Okay. Now what happens when there is a football? Suppose करो कि एक फुटबॉल है, उसको आपने बीच से कट किया तो हाफ पार्ट दिखा. ठीक है, वो हाफ पार्ट जो है वो कैसा है? हेमिस्फेयर है. अब उसमें आप क्या करो, पानी भर दो, अब क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल फुल हो जाएगा, यानी सॉलिड हेमिस्फेयर हो जाएगा. ठीक है ना. यहाँ पे हमने जो लिखा सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको आप अच्छे से और लिख सकते हो हॉलो हेमिस्फेयर या हेमिस्फेयर हॉलो. तो आप लिखो, ये बेसिकली हॉलो था ना, इसे आप लिखो हॉलो, हॉलो हेमिस्फेयर, या इसी को और नाम से बोल सकते हो इसको हेमिस्फेरिकल सेल. हेमिस्फेरिकल सेल, कहीं पे भी सेल बोला जाए तो हॉलो वर्ड उससे मतलब होता है हमारा, है ना. सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हॉलो हेमिस्फेयर बोलो या हॉलो हेमिस्फेरिकल सेल बोलो सिंपली. ठीक है, हेमिस्फेरिकल सेल. तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना होता है? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से r/2 हाइट ऊपर होता है. क्लियर है. अब हम लोग नेक्स्ट फाइंड करने वाले हैं, अगर यही सॉलिड होता तब, हॉलो नहीं होता सॉलिड होता तो क्या होता. ठीक. सिक्स्थ आ गया हमारे पास. सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्मली का मतलब हमारा मास से है, मास डिस्ट्रीब्यूशन का बात हो रहा है. सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉलिड हेमिस्फेयर. अब अगर सॉलिड हेमिस्फेयर हो और उसका कोई आपसे पूछ ले सेंटर ऑफ मास, तो कैसे फाइंड करोगे वो हम लोग सीखने वाले. सपोज करो ये हेमिस्फेयर है, अब ये सॉलिड है. सॉलिड होने का मतलब इसके अंदर भी मास होगा, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, कंप्लीट सॉलिड. सपोज करो एक्सिस हमने ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. अब सोचो बच्चों, ये जो सॉलिड हेमिस्फेयर है वो कैसे बनेगा, एलिमेंट हम कैसा कंसिडर करें. तो अगर काफी केयरफुली अगर आप ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे कि छोटे छोटे हेमिस्फेयर ले लो, होलोस्फेयर, होलो हेमिस्फेयर, उसी से ये सॉलिड हेमिस्फेयर बना है. ऐसे इसे हम समझ. देखो, आप क्या करो, एक छोटा सा होलोस्फेयर लो, ये होलोस्फेयर लिया. ठीक है, सपोज करो ये एक होलोस्फेयर है.
इससे जस्ट बड़ा एक और हॉलो स्फीयर लो इस तरीके से। ये रहा। नहीं, डायग्राम थोड़ा अच्छा से नहीं दिख रहा है, आप मैनेज करो इसको। इससे थोड़ा सा बड़ा एक और हॉलो स्फीयर लो, देखो ऐसे। इससे थोड़ा सा बड़ा एक और हॉलो स्फीयर लो, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने, जो लास्ट हमने प्रीवियसली ये देखा था ना, देखो ये हॉलो स्फीयर के लिए डिराइव किया था। ये अंदर से क्या था, खोखला था। एक छोटा सा लो, छोटा सा हॉलो हेमिस्फीयर, फिर उससे थोड़ा बड़ा, उसके ऊपर एक और रख दो, उसके ऊपर एक और रख दो। ऐसे समझो आपके घरों में बॉल होगा, है ना, जो कटोरे होते हैं ना, तो आप हेमी स्फेरिकल कटोरा है ना, ऐसा समझो कि फुटबॉल से हाफ कट कर दिया। तो आप क्या करो, एक आपके पास बॉल है, कटोरा है, ठीक है, उसके अंदर एक और ऐसे रख दो कटोरा, उसके अंदर एक और रख दो, उसके अंदर एक और रख दो, ठीक है ना। तो ऐसा जब रखते जाओगे तो देखोगे वो पूरा सॉलिड बन गया, अंदर भी मास हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप सोच सकते हो, क्लियर है। तो वही सेम चीजें यहाँ पे भी हो रहा है। ये जो है हमने क्या किया, एक स्पेयर लिया, देखो एक छोटा सा स्पेयर लिया इस तरीके से, इसके अंदर एक और स्पेयर ऐसे छोटा छोटा अंदर रखते जाओ एकदम जीरो तक। ऐसे एक और स्पेयर, एक और हॉलो स्पेयर, हॉलो स्पेयर, हॉलो स्पेयर, हॉलो स्पेयर, मतलब बहुत सारे हॉलो स्पेयर एक दूसरे के ऊपर रखते जाओ। एक हॉलो स्पेयर, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, तो क्या बन जाएगा, सॉलिड स्पेयर। सिंपल है। तो हम लोग एलिमेंट भी यहाँ पे वैसे ही लेने वाले हैं, क्योंकि हमें हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास r/2 होता है, हमने जस्ट डिराइव किया था, तो उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्लियर। तो मैंने क्या किया, इसका रेडियस तो r है, कैपिटल R, मास सपोज करो m है। मैंने क्या किया, यहाँ से y रेडियस का, y डिस्टेंस पे एक स्फीयर, हॉलो स्फीयर कंसिडर कर रहा हूँ। सपोज करो y रेडियस का हमने क्या किया, एक हमने y रेडियस का हमने क्या करा, एक स्फीयर कंसिडर करा इस तरीके से, छोटा सा रेडियस इसका y है, ठीक है, ये हो गया। ऐसे सपोज करो एक y रेडियस का हमने हेमिस्फीयर कंसिडर किया, तो इसका कुछ थिकनेस भी होगा, ऐसे समझो इसका कोई थिकनेस, ऐसे कुछ थोड़ा सा y है। ये तो y में चेंज जो है उसको आप dy से डिनोट कर सकते हैं, dy। चलो इसको बाहर निकाल कर सोचते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। स्फीयर कुछ ऐसा है, इसका कुछ थिकनेस है, क्लियर है। कुछ इस टाइप का ये दिख रहा होगा, ठीक है। इसका रेडियस कितना है, ये वाला रेडियस y है, और ये थिकनेस कितना है, ये जो थिकनेस है वो dy है, ठीक है। अब जो मासेज है, ये स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का, उसके वॉल्यूम में मास कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करो, इसका वॉल्यूम होगा कितना, dv का बात करो, ये छोटा सा जो डिफरेंशियल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, कैसे फाइंड करोगे ये वॉल्यूम। तो ये बताओ, अगर इसका सरफेस एरिया का बात करूं, ये हॉलो स्फीयर ही तो है, हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr²। सॉलिड स्फीयर होता तो 4πr², तो इसका 2πr², 2π, रेडियस क्या हो जाएगा y, 2πy²। ये तो इसका सरफेस एरिया आ गया अंदर वाला। समझो ये जो एक बॉल रखा हुआ है y रेडियस का, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो गया, ये समझो सरफेस एरिया इसका 2πy²। और वो जो बॉल है उसका थिकनेस कितना है, dy है। तो सरफेस एरिया इंटू थिकनेस होता है ना वॉल्यूम, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो dy से, ठीक है। 2πr² सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, तो ये आपको मिल जाए dv, इस एलिमेंट का वॉल्यूम, ठीक है। अब हमने एक एलिमेंट लिया जो हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है बच्चों, आपको पता है, अगर इसका रेडियस y है तो ये सेंटर जो होगा इसका यहाँ से y/2 पे होगा,
ठीक है। तो जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वाई सी इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन वाई डी एम। तो इस y के जगह पे क्या लिखोगे, ये एक्चुअल में जो एलिमेंट होता है उसका सेंटर ऑफ मास होता है ना, वाई सी इंटू डी एम, उस डी एम का सेंटर ऑफ मास होता है। क्लियर है। y जो होता है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है। तो इस y के जगह पे क्या रखोगे आप, y/2। हमें dm भी चाहिए होगा, dm कैसे फाइंड करोगे। तो ये बताओ, ये जो कंप्लीट सॉलिड स्फीयर है, ये हमारा सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड है। तो अब अगर एक फुटबॉल, सॉलिड फुटबॉल फुटबॉल हो जिसके अंदर भी मास हो, सॉलिड हो, तो उसका वॉल्यूम होता है 4/3πr3। तो हाफ स्फीयर होगा हेमी स्फीयर का 2/3πr3। आप बोल सकते हो कि सिंस 2/3πr3 वॉल्यूम कंटेन्स m mass, therefore unit volume contains m upon 2πr3 divided by 3. I am writing 3 in numerator. Therefore dv volume content, dv means this volume contains 3m by 2 pi r3 into dv. dv is what, 2 pi y square dy, 2 pi y square into dy. This 2 pi and 2 pi is cancelled out, so you can write this is vm dm basically. So dm will be 3m by r3, 3m by r3 into y square d. This is the value of d, value of d. Just put over here. So ycm will be 1 upon m into integration of y coordinate is what, y/2 into dm is what, dm is 3m by r3 y square dy, 3m by r3 to y square dy. Take 3m by r3 y square dy. Okay. So this m and this m is cancel out. So you can write ycm as, just take constant term outside the integration, 3/2rq. This is constant term, student. This 3, 2 and rq are constant. So I have taken outside the integration 3/2rq, y square and y. This become yq. So you can write yq y. Okay. What is the limit of integration? What is the minimum value of y when you take a smaller element like this? So y decreases to 0. And what is the maximum value of y? अगर आप y को कम करते जाओ, यहाँ पे लाओ, यहाँ पे, तो ये y 0 हो सकता है। और इसका रेडियस ऐसे इसको बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। और इसका रेडियस ये क्या है, r। तो y का वैल्यू 0 से r। बस इसको इंटीग्रेट करो, 3/2r3 तो जैसा था वही रहेगा। y3 का इंटीग्रेशन y⁴/2 से r। तो देखो यहाँ से ycm आ जाएगा 3/2r3 इंटू y के जगह पे r लिखो तो r⁴/4। ये r3 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बस r बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3r/4 टू जा 8। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब ये आपको याद रखना है। क्या आ गया यहाँ से, ycm का फॉर्मूला आ गया 3r/8। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर कोई सॉलिड हेमीस्फेयर है, कोई इस तरीके से सॉलिड है इस तरीके से, और अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, तो आप बोलोगे यहाँ पर होगा सेंटर, और ये हाइट कितना होगा, 3r/8। ठीक है। तो आज हमने दो डेरिवेशन सीखा, एक तो हॉलो हेमीस्फेयर का और एक सॉलिड हेमीस्फेयर का। दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी आपको करना चाहिए। ठीक है।
फाइनली आपको रिजल्ट तो याद रखना ही रखना है। देखो क्या क्या सीखा हमने। सबसे पहले जो फर्स्ट देखा था वो हमारे पास एक रॉड था, ठीक है। एक प्लेन रॉड था, उसका सेंटर ऑफ मास अगर एल लेंथ था, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो उसका सेंटर ऑफ मास L/2 पे था। उसके बाद हम लोगों ने ये सेमी सर्कुलर रिंग का एक आर्क था, रिंग था, उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड किया था, जो कि उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से 2r/पाई हाइट पे था। याद रखना है रिजल्ट। उसके बाद डिस्क था, डिस्क का उसका 2r/पाई और डिस्क का 3r/4 पाई था, है ना। डिस्क का कितना था? 3r/4 पाई। उसके बाद हमने नेक्स्ट आगे क्या देखा? हॉलो हेमिस्फीयर जिसका r/2 है। फिर हमने क्या देखा? अच्छा, उससे पहले एक ट्रायंगुलर सीट का देखा था जो h/3 और b/3 पे आया था। और अभी हमने क्या देखा? सॉलिड स्फीयर का 3r/8। इन सब का जो रिजल्ट आ रहा है, फाइनल रिजल्ट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। और अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स अच्छे से समझ में आए, फिजिक्स में आप काफ़ी स्ट्रांग होना चाहते हो, तो ये डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है। और खासकर 11th स्टैंडर्ड में जो आप अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, तो स्कूल के में इसके डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं, इसलिए वो भी याद रखना जरूरी है। तो डेरिवेशन प्रैक्टिस करते रहो और रिजल्ट भी याद रखो। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।